बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। नेफ्रोलॉजी का नेक्स्ट जो पीरियड्स के अंदर है ना वो है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक मतलब प्रोटीन आ रहा है यूरिन के अंदर और वो 3.5 हमने पढ़ा था पैथो के अंदर के ग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा होता है। अब इसके अंदर जो प्रोटीन है वो एल्ब्यूमिन मोस्टली जो है ना पूरा आएगा। तो जो बुक के मुताबिक जो है ना वो डेफिनेशन है वो हमारे पास है, अगर किसी पेशेंट को प्रोटीनोयूरिया हो, प्रोटीन इन यूरिन हो, ठीक है, नंबर सेकंड पे उसकी जो ओवरऑल सीरम है उसके अंदर हाइपोप्रोटीनीमिया हो जाए, ठीक है, क्योंकि वो प्रोटीन यूरिन में आ रहा है तो उसका ओवरऑल प्रोटीनीमिया हो गया, एल्ब्यूमिन का लेवल उसके ब्लड के अंदर कम हो गया। फिर हमारे पास उसको एडीमा हो जाए। एडीमा क्यों होगा? जब वेसल से जो प्रोटीन है वो लॉस हो जाए, जिसने ऑनकोटिक प्रेशर मेंटेन करना था, जब प्रोटीन ही नहीं रही तो सारा फ्लूइड जो है ना वो बाहर आ जाएगा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में, ठीक है, और वो एट दी एंड बॉडी में एडीमा कर देगा। और नंबर 4 पे हमारे पास आ जाएगा हाइपोकोलेस्ट्रोलीमिया, ठीक है, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, ठीक है। अब इनकी थोड़ी सी वैल्यू याद कर लो। ये प्रोटीनोयूरिया ग्रेटर देन 1 ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर आवर, मतलब 60 मिनट के अंदर या 1 घंटे के अंदर 1 ग्राम पर मीटर स्क्वायर के से ज़ायद अगर प्रोटीन लॉस हो रही है, ठीक है। या फिर कुछ एग्जामिनर होती हैं जो बच्चों को कंफ्यूज करते हैं, वो हमारे पास होता है जी 40 मिलीग्राम पर मीटर स्क्वायर पर आवर, ये था 1 ग्राम, ये है 40 मिलीग्राम पर मीटर स्क्वायर, बाकी वो यूनिट ठीक है, या बस यही है, ठीक है। अब इसके अंदर मोस्टली जो प्रोटीन है वो कौन सी होगी? वो एल्ब्यूमिन होती है, क्योंकि जो लो मॉलिक्यूलर वेट है ये, ठीक है, तो मोस्टली जो लो मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन है ना वही यहाँ पे कंसीडर हम करेंगे। तो क्यों? ये लो मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन है तो इस वजह से। फिर हमारे पास जो है हाइपोप्रोटीनीमिया, जो प्रोटीन का लेवल हमारे पास सीरम के अंदर कम है, तो वो टोटल जो है ना वो अगर उसका ओवरऑल देखें जितनी भी प्रोटीन लेवल अगर वो कम हो जाए 5.5 ग्राम पर डेसीलीटर से ओवरऑल, या फिर हमारे पास अगर मैं सिर्फ एल्ब्यूमिन की बात करूं, ठीक है, तो वो अगर आपको कम मिले 2.5 ग्राम पर डेसीलीटर से, ये है तमाम प्रोटीन को मिला के हमने देखा तो 5.5 ग्राम पर डेसीलीटर से कम थी, लानत भेजो 2 दफ़ा लानत, ठीक है। और अगर उसी लानत का हाफ कर दें तो वो हमारे पास एल्ब्यूमिन है, मैंने यूँ याद किया हुआ, सॉरी फॉर माय बैड डर्टी निमोनिक, लेकिन यही है। फिर हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, इसके अंदर बेसिकली क्या है, अगर हमारे पास कोलेस्ट्रोल का लेवल बढ़ जाए 250 से, ठीक है, एक वक्त था जब घी जो है ना हम मैं ग्रॉसरी करने जाया करता था, जो इसका एक पैकेट आया करता था ना, वैसे तो बंदा कॉटन लेता है ना, लेकिन जो एक पैकेट उसके अंदर आता था ना वो 250 का मिला करता था, एक दौर था, आजकल तो वो भी नहीं, ठीक है। तो 250 से मैंने याद है 250 का जो है ना वो घी बचपन में कहीं जाके कभी अगर नानी दादी कोई भेज देती, जब गए होते बंदा गाँव, तो फिर यही रेट चल रहा होता, तो मैंने यूँ याद किया। बाकी आप देख लेना अपने 25 2.5 फाइबर में मिलते जुलती हैं ना चीज़ें सारी। अच्छा, अब इसके अंदर आपको कौन सी चीज़ नहीं मिलेगी? कहीं भी मैंने खूनी पेशाब का जिक्र नहीं किया, तो मैं इसको अगर ये मेरा पॉइंटर चल जाए, नो हमारे पास हीमाचूरिया, ठीक है, कोई ब्लड नहीं आ रहा यूरिन के अंदर, ठीक। फिर हमारे पास कोई भी रीनल इनसफिशेंसी नहीं है, गुर्दे अपना काम ये नहीं कि यूरिया क्रेटिनिन बढ़ा के बैठे हुए हैं, अपना काम छोड़ दिया नहीं है, कोई आपको हाइपरटेंशन का साइन नहीं मिलेगा, ठीक है, नो हाइपरटेंशन, नो रीनल हीमाचूरिया, कभी कभार अगर हो भी चले लेकिन वो परसिस्टेंस नहीं होता, लेकिन इसको हम नहीं कंसिडर करते, ठीक है। और बस ये, अब इसकी पैथोजेनेसिस में क्यों हो रहा है, प्रोटीन क्यों आया है, हाइपोप्रोटीनीमिया हुआ क्यों है, एडीमा क्यों हुआ, बात मैंने बता दी है। देखो इसको प्रोटीनोयूरिया का मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। जो आपकी किडनी होती है ना वहाँ पे हमारे पास ग्लोमेरुलर जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, जिसे हम जीबीएम मेम्ब्रेन कहते हैं, इसके ऊपर हमारे पास क्या होता है, एनाइन जो है ना वो चार्ज, एनाइनिक चार्ज, मतलब नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। एल्ब्यूमिन के ऊपर क्या है, बेसिकली नेगेटिव चार्ज है। जब ये इसके करीब आके यहाँ से गुजरने लगती है तो नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेगा और ये प्रोटीन को नहीं तुम ब्लड में दफ़ा हो जाओ वापस, ठीक है। अगर ये गैप, यही इतनी ही स्पेस है और ये गैप बढ़ जाए, यहाँ पे है और यहाँ पे है,
तो अगर मैं कहूँ इंक्रीज़ एनाइनिक गैप है, तो जो नेगेटिव प्रोटीन यहाँ पे आ रही है वो तो फिल्टर हो जाएगी, उसको रिपल्शन ही नहीं मिल रही। तो अगर इंक्रीज़ हो जाए एनाइनिक गैप इन GBM, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, प्रोटीन जो है उसके पेशाब के अंदर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। एक्सक्रीशन ऑफ नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन इन दी यूरिन। फिर एक दूसरी वजह क्यों है, प्रोटीन क्यों आ रहा है, एबनॉर्मल टी सेल फंक्शन, जो टी सेल है उसकी फंक्शन जो है ना वो हद से ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, जिसकी वजह से प्रोटीन आ रही है, बस ये भी है, ठीक है। नंबर सेकंड में मैंने बात की हाइपोप्रोटीनीमिया। हाइपोप्रोटीनीमिया मतलब जो प्रोटीन के लॉस हो गई है आपके पेशाब में, वो तो गटर में चलेगी, ठीक है, ज़ाहिर बात है, उसने आपने फ्लश कर दी वो प्रोटीन, तो बॉडी से आपने निकाल के उसको गटर के अंदर फ्लश कर दिया, तो इसकी वजह से क्या होगा, प्रोटीन और यूरिया होगा। लाइपोप्रोटीन जो है ना वो, इसकी वजह से बेसिकली फिर क्या होता है, हमारे पास जो लीवर है ना वो क्या करता है, वो देखता है यार बॉडी में हाइपोप्रोटीन, वो टप्पा टप हमारे पास ग्लोब्यूलिन बनाना शुरू कर देता है इन एक्सेस। जब वो एक्सेस में ग्लोब्यूलिन बना दे, एट दी एंड सारी प्रोटीन तो यूटिलाइज होगी, ठीक है, लाइपोप्रोटीन की फॉर्म में वो बनाना शुरू कर देगा, ठीक है। तो लीवर ने वो जो बची खची थी वो लीवर ने यूटिलाइज कर ली, बाकी जो रह गई थी वो आपने पेशाब के ज़रिए गटर में फ्लश कर दी, ईजी हो गया। एडीमा में क्या है, प्रोटीन लॉस हुआ, ऑनकोटिक प्रेशर मैंने बता दिया, वेसल के अंदर प्रोटीन का काम होता है ऑनकोटिक प्रेशर मेंटेन करना, पानी को पकड़ के रखना। जब प्रोटीन ही नहीं है तो पकड़ने वाला कोई नहीं है, तो पानी आराम से यहाँ से डुल जाएगा वेसल से, तो वो आपकी ओवरऑल बॉडी में एडीमा करवा देगा, ठीक है। जब हमारे पास ये वेसल से नीचे चला गया है, एडीमा हो गया, तो बॉडी रिकॉग्नाइज करेगी यार मेरे अंदर डिहाइड्रेशन के साइन आ रहे हैं, तो किडनी करेगा रास रेनिन एंजियोटेंसिन जो है ना वो सिस्टम, उसको एक्टिवेशन करवा देगा, ठीक है। यार बॉडी के अंदर तो सीवियर किस्म की जो है ना वो हो गई है, कमी हो गई है, वेसल के अंदर पानी नहीं रहा, तो रास क्या करेगा, टप्पा टप रेनिन एंजियोटेंसिन को एक्टिवेट करेगा, पानी को रिजर्व करना शुरू कर देगा, ठीक है। ये सोडियम को रिज़र्व करेगा, साथ में H2O को रिज़र्व करेगा। जब ये मज़ीद पानी रिज़र्व करेगा तो वो मज़ीद जो वेसल के अंदर पानी रिज़र्व हमने किया था पेशाब से, वो दोबारा फिर आपका एडीमा मज़ीद करवा देगा, तो एक नेगेटिव विशियस साइकिल चलना शुरू कर देगा। मतलब ये रास एंजियोटेंसिन ये हमारे लिए एट दी एंड नेगेटिव रोल कर रहा है, हमें मज़ीद एडीमा की तरफ ले जा रहा है। क्यों, हमने जब तक प्रोटीन इसको पकड़ने वाली नहीं आएगी तो जितना मर्जी इसके अंदर पानी डाल दो वो डुलता रहेगा, सिंपल हो गया। फिर हमारे पास हाइपरलिपिडीमिया या हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, जो भी आप कह लो। डिक्रीज एल्ब्यूमिन जब होता है ना, मैंने पहले बताया, ठीक है, देखो बॉडी में जब हमारे पास एल्ब्यूमिन की कमी होगी तो लीवर क्या करेगा, हमारे पास लाइपोप्रोटीन जो है ना जो बची खची प्रोटीन है उसको लाइपोप्रोटीन के अंदर चेंज करना शुरू कर देगा, यूँ लीवर से अब टप्पा टप लाइपोप्रोटीन हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, जब लाइपोप्रोटीन एक्सेस हो जाएगा तो इसके साथ ही हमारे पास जो लाइपेज एंजाइम है, ठीक है, वो हद से ज़्यादा जो है ना वो आपके यूरिन के अंदर आना शुरू कर देगा। अब आपने लाइपेज एंजाइम जिसने लिपिड की कैटाबॉलिज्म करनी थी वही आपने गटर में फ्लश कर दिया है, तो इसकी कैटाबॉलिज्म नहीं होगी, एट द एंड क्या होगा, आपके जो है ना वो लिपिड हाइपरलिपिडीमिया हो जाएगा। ईजी हो गया, मतलब आपने यहाँ पे लाइपेज को गटर में फ्लश कर दिया, यहाँ पे प्रोटीन को फ्लश कर दिया, और यहाँ पे आपने पानी जो है ना वो बचाया, तो जो कि मज़ीद एडीमा का, इतनी सी बात है। मज़ा आया कि नहीं आया बताना, ठीक है। यार मैं तो इसी तरह पढ़ता हूँ, बाकी अगर किसी को डर्टी लगती है तो प्लीज़ अपने अच्छे से निमोनिक मुझे कमेंट में बता देना, ठीक है, ताकि मैं उसको हाईलाइट कर दूँ। ले जो अगर, क्योंकि मुझे तो इसी तरह MCQs जो हैं अभी तक याद है, जब भी अगर सामने आ जाए कोई ना कोई निमोनिक याद आ जाए तो बड़ा मज़ा आता है कि बंदा यार अच्छा चलो गंदा ही सही, लेकिन वो गंदा है पर धंधा है ना, काम तो चल रहा है ना अपना, ठीक है। मेन हमारा है कि एग्ज़ाम पास करना और डायग्नोस अच्छा सा कर लेना पेशेंट को। अच्छा, पैथोलॉजी में हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, एक हमारे पास है जी नेफ्रोटिक सिंड्रोम में आता है जी मिनिमल चेन डिजीज़, MCD जिसे हम कहते हैं ना, मिनिमल चेन डिजीज़। ये हमारे पास 75% जो है ना वो आपको नेफ्रोटिक सिंड्रोम में जो पेशेंट मिलते हैं। अब इसके अंदर क्या देखेंगे, जब आप पेशेंट को देखेंगे ना लाइट माइक्रोस्कोपी के अंदर, वो उसके बिल्कुल जो है ना वो नॉर्मल हर चीज़ नज़र आएगी, लेकिन जब उसी को सैंपल को आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के अंदर लेके जाएंगे तो आपको वहाँ पे फ्यूज्ड एपिथेलियल फुट प्रोसेस मिनिमम, मैंने याद किया छोटे छोटे पैर, ठीक है, छोटे छोटे पैर, तो मिनिमल जो आपको फ्यूज्ड, यहाँ पे एक तो लिख देता हूँ, फ्यूज्ड एपी, यार ये पॉइंटर आज मुझे बड़ा तंग कर रहा है, फ्यूज्ड एपिथेलियल फुट प्रोसेसेस जो है ना वो आपको जो है ना वो इलेक्ट्रॉन पे वो भी मिलेंगे, एपिथेलियल ई से इलेक्ट्रॉन,
तो यूं 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 करके आपको फूड प्रोसेस जो है ना वो आपको मिल जाते हैं। ये है मिनिमल। नंबर सेकंड पे जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम के साथ आता है वो हमारे पास 10% जो केसेस हैं ना वो हमारे पास फोकल स्क्लेरोसिस की होते हैं। ठीक है, फोकल स्क्लेरोसिस के हमारे पास 10% केसेस होते हैं। इसके अंदर क्या होता है, लाइट माइक्रोस्कोपी जब आप करते हैं ना, ठीक है, लाइट माइक्रोस्कोपी यहाँ पे नॉर्मल था, लेकिन यहाँ पे जब लाइट के अंदर देखेंगे आप माइक्रोस्कोप में तो आपको सेगमेंटल स्कारिंग, स्क्लेरोसिस ऐसे आप स्कारिंग लिख दें तो मैं यूं 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 सेगमेंट के ऊपर जाके स्कारिंग आपको मिलती है, तो हमारे पास सेगमेंटल जो है ना वो स्कारिंग आपको मिल जाएगी। फिर हमारे पास जो है ना एक सेगमेंट होता है, फिर ग्लोब्यूलर, बाकी बातें। फिर नंबर थर्ड में हमारे पास जो 5% केसेस आते हैं ना वो हमारे पास होते हैं जी मिजेंजियल प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ये भी आपने पैथो के अंदर पढ़ा होगा। मिजेंजियल प्रोलिफरेटिव, मिजेंजियल सेल प्रोलिफरेट कर रहे हैं और उसके साथ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, मैं जल्दी में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इसको MPG जो भी लिख लो आप, ये हमारे पास आते हैं 5% केसेस में। स्क्लेरोसिस में स्कारिंग हो रही थी, यहाँ पे क्या होगा, जो मिजेंजियल सेल है ना और उसका मैट्रिक्स, इसके अंदर IgG और IgM वगैरह वो सारे के सारे जो है ना वो आप इसके अंदर जो है ना वो डाल देना। यूँ कह लेना कि मिजेंजियल जो सेल है ना और उसके साथ जो मैट्रिक्स है वो इंटरस्टिशियम, किडनी की जो इंटरस्टिशियम उनके अंदर मज़ीद बढ़ जाएंगे और उसके साथ जो है ना इन्फ्लामेशन हो जाएगी। अच्छा, कुछ माइनर टाइप्स होती हैं वो उनके अंदर क्या है, यूनिफॉर्म थिकनेस हो जाती है, इम्यून कम्प्लेक्स मीडिएटेड डिपॉजिट हो जाते हैं, वो माइनर टाइप्स होती हैं, उसको आप भूल जाते हैं। अच्छा, अब जो आपका नेफ्रोटिक सिंड्रोम का पेशेंट है वो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन किस तरह करेगा, आपके पास किस तरह आएगा, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मतलब आपने आँखों से देख के जो है ना वो किस तरह पहचानना है। आप डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं OPD में, तो मरीज़ आ जाए तो आप आँखों में स्कैनर लगे हो जाने चाहिए, ठीक है। दूर से आते ही जो है ना एक तो आप देखेंगे कि फ्लू लाइक उसको सिम्टम्स आ रहे होते हैं, ठीक है, जिस तरह होता है ना नज़ला लगा हुआ बहुत शदीद किस्म का, वो होगा। नंबर सेकंड में हमारे पास होगा पेरी ऑर्बिटल स्वेलिंग होगी, ठीक है, पेरी ऑर्बिटल, उसकी जो आँखें हैं उसके गिर्द आपको बहुत ज़्यादा स्वेलिंग मिल जाएगी, ठीक है, पेरी ऑर्बिटल स्वेलिंग होगी। नंबर थर्ड पे जनरलाइज्ड बॉडी का एडीमा होगा, वो उसकी जिसम जो फूला फूला सा हुआ होगा, ठीक है। साथ में आपको ओलिगोयूरिया मिलेगा, उसका पेशाब जो है ना वो बड़ा ही कम आ रहा होगा, ठीक है। फिर जो कि एडीमा हो रहा है, जो पानी पी रहा है वो बाहर नहीं निकल रहा, पेशाब में नहीं जा रहा, तो इसकी वजह से हमारे पास उसका वेट गेन होगा। एक्चुअल में वेट उसका बॉडी का नहीं होता, वो पानी जो होता है एडीमा की फॉर्म में वो होता है, तो हमारे पास उसका वेट गेन हो जाएगा, ठीक है। फिर वो एनीमिया का शिकार होगा, फिर वो इवन कभी कभार तो इतना ज़्यादा वेसल से पानी निकल के एडीमा हो जाता है कि उसको शॉक में, हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर भी बंदा जा सकता है, ठीक है। तो एज सून एज पॉसिबल जो है ना आपको इसको ट्रीट करना होता है, वरना इसकी जो कम्प्लिकेशन है वो बड़ी सीवियर है, ठीक है। तो इसकी वजह से अगर मैं कम्प्लिकेशन को ही बता दूँ, अगर आपने ट्रीट ना की इन्हीं सिम्टम्स की बुनियाद पे, फ्लू लाइक सिम्टम की वजह से हमारे पास क्या होगा, हमारे पास हो सकता है उसको इन्फेक्शन साथ में हो जाए सीवियर किस्म का, जिस तरह हो सकता है पेरिटोनाइटिस, पेट में जो पानी पड़ गया उसकी वजह से फिर इन्फ्लामेशन, पेरिटोनियम सारी सूज गई है, पेरिटोनाइटिस हो गया, ठीक है। अमूमन इनको पेट के जो गुर्दे वाले होते हैं ना, पेट के मसाइल जो है ना वो ज़्यादा होते हैं। फिर इनको जो है ना कह लें कि मोस्ट कॉमन पेरिटोनाइटिस हो गया ना, नमूनिया, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया जो है ना वो बहुत ज़्यादा इनके अंदर हो जाता है। फिर सेप्सिस हो गया, नमूनिया हो गया, प्लस सेलुलोलाइटिस जो है ना ये इनके अंदर होगा। फिर हमारे पास क्या होगा, आर्टीरियल और वीनस थ्रोम्बोसिस होगा, आर्टीरियल प्लस वीनस जो है ना वो उसको थ्रोम्बोसिस होगा, थ्रोम्बोसिस ये वाला, ठीक है। अलॉन्ग विद डिक्रीज विटामिन डी, इनके अंदर विटामिन डी की कमी होगी, हाइपरटेंशन होने के चांसेस हैं, अगर उसको टीबी है तो वो फ्लेयर अप हो जाएगा, टीबी और शिकार हो जाएंगे, उनको एक इन्वायरमेंट मिल गया, बंदा माल न्यूट्रिशन का शिकार होगा, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का, स्टीराइड रिलेटेड, अगर वो स्टीराइड के ऊपर है तो कभी कभार स्टीराइड की टॉक्सिसिटी भी ऐसे पेशेंट में देखी गई, ठीक है। तो ये आपके पास है। अब ऐसे पेशेंट के अंदर आप इन्वेस्टिगेशन किस तरह करेंगे, आप क्या करेंगे कि इस पेशेंट को देखो पेशाब से रिलेटेड चीज़ें हैं, अगर किसी इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, मैं फिर इसको ना बिठा के तो इसी के, क्योंकि जगह यार बस पता नहीं मैं आजकल क्यों इतना बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, मुझे खुद नहीं समझ आ रही, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा मिटा के जो है ना इसको यहाँ पे लिखता हूँ, मेन चीज़ें नहीं मिटाता, लेकिन बाकी देखो हमारा मेन कंसर्न कहाँ से था, पेशाब के साथ प्रोटीन आ रहा है, कोलेस्ट्रॉल आ रहा है, तो हम इसी की बुनियाद के ऊपर जो है ना वो आप इसके जो है ना वो टेस्ट लिखना शुरू कर दें।
थोड़ा सा दिमाग पे जोर दें, आपको सारी चीज़ें जो है ना वो आती हैं, आपने की हुई हैं बार बार। यस, यू कैन इन्वेस्टिगेट, क्या कर सकते हैं आप, यूरिन एनालिसिस, ठीक है। उसके अंदर क्या देखेंगे, प्रोटीन यूरिया, सिंपल सी बात है। फिर हमने कहा सीरम के अंदर जो है ना वो कम हो रहा है, तो सीरम एल्ब्यूमिन आप चेक कर लो, ठीक है। जो जो चीज़ कमी हो रही है उसको देख लो ना, इन्वेस्टिगेट करवा लो, सीरम एल्ब्यूमिन आप देख लो। फिर हाइपोकैल्सीमिया भी इनके अंदर बड़ी दफ़ा देखा गया है, ठीक है। हाइपोकैल्सीमिया, जब एल्ब्यूमिन का लेवल लो होता है तो साथ में कैल्शियम का लेवल भी जो है ना वो देखा गया लो होता है। फिर नॉर्मल ब्लड काउंट कर लो, CBC करवा लो, ठीक है। इसके अंदर जब इन्फेक्शन होगा तो ESR आपको रेज्ड मिल जाएगा। चेस्ट एक्सरे करा लो, कहीं नमूनिया वगैरह का नहीं है, और ज़्यादा है अगर नहीं डायग्नोस हो जाए तो रीनल बायोप्सी करा लो, सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर वो TB वाला है तो मेंटॉक्स टेस्ट करा लो, ताकि उसको TB तो नहीं, कहीं TB की वजह से तो नहीं कोई मेट्स जा रहे उसके, मेंटॉक्स टेस्ट करवा लो, तो ये आपके पास आ जाएंगे। मैनेजमेंट क्या करनी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट में वो कह रहे हैं हमारे पास इनिशियल थेरापी में ABCDE होता है, इसमें एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन ना करना। A से ऑलरेडी पहले मैंने वीडियो में बता दिया, एडमिट कर लो। B से बेड रेस्ट कर लो। C से काउंसल कर दो, ठीक है। D से डाइटरी रिस्ट्रिक्शन कर दो, इसके अंदर आपने नमक नहीं खिलाना उसको, और पानी जो है ना वो ज़रूरत से ज़्यादा नहीं पीने देना उसको। एलिवेट स्क्रोटम विद पिल्लो, उसके जो है ना गोटियाँ अगर मेल है तो उसके अंदर भी एडीमा होने के बड़े चांसेस है, तो हो सकता है वो लटक जाए, तो उसके जो है ना वो आपने ये बड़ी अच्छा काम करना है कि उसकी गोटियों के नीचे जो है ना, स्क्रोटम के नीचे, टेस्टिस के नीचे तकिया रख दें, ताकि वो आराम से इसके ऊपर लाई करें, वो लटके ना किसी सूरत, क्योंकि लटकेगा तो वो उसको पेनफुल हो गया, वो ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा, ठीक है। फिर आपने स्टीराइडल थेरापी जो है ना वो उसकी शुरू कर, प्रेडनिसोलोन 4 हफ्तों के लिए आप दे सकते हो। डायूरेटिक दे दो कि ताकि पानी ज़्यादा से ज़्यादा जिस्म से निकले, तो फ्रोसिनामाइड जो है ना वो आप दे दो। एल्काइलेटिक एजेंट साइक्लोफॉस्फामाइड, साइक्लोस्पोरिन वो दे सकते हैं। इसके अलावा आप एंटीकोएगुलेंट ताकि थ्रोम्बोसिस ना हो, ACE इनहिबिटर दे दो, मिथोट्रिक्सेट दे दो, प्लेटेट दे दो, और नाइट्रोजन मस्टर्ड दे दो, बंदा सेट है आपके पास, ठीक है। तो इंशाल्लाह हो जाएगा अल्लाह के फजल व करम के साथ। ये है जो जो इम्पोर्टेंट बातें हैं इसके बारे में। अच्छा, कुछ यहाँ पे ना आपको डेफिनेशंस आनी चाहिए, मतलब आपने थेरापीज़ तो दी हैं ना, ठीक है, तो इसके अंदर डेफिनेशन की बात हम यहीं पे, चलो इसको बिठा के ना हम डेफिनेशन की बात करते हैं, और ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। एक आपको रिस्पॉन्स की डेफिनेशन आनी चाहिए। एग्जामिनर पूछा बेटा आपने मेडिसिन दी है, रिस्पॉन्स आ गया, व्हाट इज़ रिस्पॉन्स, मुँह उठा गया बंदा बैठा हुआ, बेसिकली क्या है, डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ प्रोटीन फ्री यूरिन, मतलब आपने जब इसके अंदर नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाले के अंदर दवाइयाँ देना शुरू की, तो आपको अगर प्रोटीन फ्री यूरिन मिल गया है, ठीक है, मतलब आपने यूरिन एनालिसिस किया, अब उसमें प्रोटीन पहले आ रही थी, अब नहीं आ रही, और वो 3 कंसेक्टिव एग्जामिनेशन आपने किए हैं, 3 दफ़ा कंसेक्टिव यक के बाद दीगरे किए हैं, डे 1 के ऊपर, डे 2 के ऊपर और डे 3 के ऊपर। मतलब आज मंडे है ना, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, इन 3 दिनों में आपने कंसेक्टिवली जो है ना उसके जो है ना वो पेशाब चेक करवाया, तो वो प्रोटीन नहीं आई। इसका मतलब मुबारक हो, आपका जो है ना वो रिस्पॉन्स आ रहा है, और ये ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ नॉट 7 डे, मतलब आपके दवाइयों का यहाँ पे कोर्स क्या है, 7 डेज़ या इससे कम कोर्स के अंदर आपने ये रिस्पॉन्स हासिल कर लिया है, ये आपको आना शुरू, तो ये मतलब रिस्पॉन्स आपका। फिर हमारे पास आता है नंबर 2 पे, एक होता है बेटा व्हाट इज़ इनिशियल रिस्पॉन्डर, क्या होती है, एक होता है इनिशियल रिस्पॉन्डर, एक हमारे पास होता है जी इनिशियल नॉन रिस्पॉन्डर, ठीक है, इनिशियल नॉन रिस्पॉन्डर। इनिशियल रिस्पॉन्डर बेसिकली क्या है, रिस्पॉन्स ड्यूरिंग 8 वीक ऑफ द इनिशियल ट्रीटमेंट, आज दिया है तो 4 हफ्ते, मतलब 2 महीने के अंदर अंदर उसको आ गया ना, 1 माह में 4 हफ्ते होते हैं ना, तो अगर 8 हफ्तों के अंदर अंदर उसको सारे ये रिजल्ट आना शुरू हो गए हैं, तो मतलब इनिशियल रिस्पॉन्डर है, ओके है आपकी रिपोर्ट। लेकिन अगर वो पहले 8 हफ्ते आप दवाई देते रहे हैं, उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं, उसके वैसे ही वो प्रोटीन आ रहा है यूरिन के अंदर, वो एडीमा भी ख़त्म नहीं हो रहा, इसको हम पेशेंट को हम लेबल करेंगे, इसकी हिस्ट्री में इनिशियल नॉन रिस्पॉन्डर है। फिर लेट रिस्पॉन्डर की एक डेफिनेशन आती है, एक हमारे पास आती है लेट नॉन रिस्पॉन्डर की। लेट रिस्पॉन्डर क्या है, मतलब इनिशियल नॉन रिस्पॉन्डर ये वाला, इसके अंदर जब हमने 8 हफ्ते तक दवाई दी, नहीं ठीक हुआ, लेकिन हमने दवाई को कंटिन्यू किया, 8वें हफ्ते के बाद जब उसकी जो है ना रिस्पॉन्स आना शुरू कर दिया, उसके अंदर बेहतरी आना शुरू होगी, तो इनिशियल जो है हमारे पास ये नॉन रिस्पॉन्डर जो था, ठीक है, उसने अब
बाद में लेटर रिस्पोंड करना शुरू कर दिया, ठीक है। 8 हफ्तों के बाद उसने रिस्पोंड करना शुरू किया, हालांकि पहले उसके असर नहीं हो रहा था, लेकिन जो ही हमने अपनी ट्राई अगेन किया तो उसके रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया। इसको हम कहेंगे लेट रिस्पॉन्डर है ये पेशेंट। लेट नॉन रिस्पॉन्डर में क्या है कि हमारे पास इनिशियल रिस्पॉन्डर हु फेल टू रिस्पॉन्ड टू 4 वीक ट्रीटमेंट इन रिलैप्स। मतलब लेट नॉन रिस्पॉन्डर में क्या है, इनिशियली जो रिस्पॉन्ड कर रहा था पेशेंट, उसको हमने दवाई दी और वो घर जाकर उसने छोड़ दी। अब वहाँ पे उसको दोबारा वही रिलैप्स हो गया, उसकी तबीयत फिर ख़राब होगी। लेकिन अब जब आपने दवाई दी तो वो बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। तो इनिशियल रिस्पॉन्डर है जो इनिशियली बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहा था, ठीक है, उसने जब 4 हफ्ते से ज़ायद जो है ना वो वीक के ट्रीटमेंट के अंदर रिलैप्स हुआ और उसके हमने 4 हफ्ते तक दवाई दी, लेकिन उसने अब दूसरी बार रिस्पॉन्ड ना किया। पहली दफ़ा किया था, दूसरी बार अब ना किया, तो लेट नॉन रिस्पॉन्डर। दूसरी दफ़ा जब लेट होके आया तो बीमार हो गया, इसकी दफ़ा इसने कोई भी रिस्पॉन्स जो नहीं किया। फिर हमारे पास आ जाता है जी स्टीरॉयड डिपेंडेंट और स्टीरॉयड रेजिस्टेंस, ठीक है। स्टीरॉयड डिपेंडेंट और स्टीरॉयड रेजिस्टेंस, ठीक है। स्टीरॉयड डिपेंडेंट में बेसिकली क्या है, रिस्पोंडर हु रिलैप्सेस फ्रीक्वेंटली while steroid dose is being decreased or within 2 weeks after discontinuing steroid treatment। मतलब ये मरीज़ है, इसको हमने स्टीरॉयड पे लगाया, जब तक इसको स्टीरॉयड चलते रहे ये बिल्कुल फिट रहा। लेकिन जो ही हमने इसकी डोज स्टीरॉयड का, हमने सारी उम्र तो नहीं ना देने, स्टीरॉयड की हमें ऐसा ऐसा डोज कम करते हैं और एक वक्त आता है कि हम 2 हफ्तों के बाद उसको बिल्कुल जो है ना वो ख़त्म कर देते हैं। तो हमने जब इसके अंदर डोज कम करते करते बिल्कुल 2 हफ्ते के अंदर ख़त्म की तो वही बीमारी दोबारा से जो है ना रिलैप्स कर गई है, वो दोबारा से बीमारी उसको चमड़ गई है। तो मतलब स्टीरॉयड के ऊपर डिपेंडेंट है, जब तक उसको ठोकते रहोगे स्टीरॉयड वो ठीक रहेगा, जब ख़त्म करोगे तो वो बीमारी दोबारा रिलैप्स कर देगी। मतलब इसको कहते हैं कि स्टीरॉयड के ऊपर मुकम्मल डिपेंड हो चुका है। स्टीरॉयड रेजिस्टेंट, चाइल्ड कंटिन्यू टू हैव प्रोटीनोयूरिया 8 वीक टू कंटिन्यू डेली और डिवाइडेड। मतलब हमने अब स्टीरॉयड को बच्चों के अंदर चाइल्ड को कंटिन्यू किया हुआ स्टीरॉयड 8 हफ्ते हो गए हैं, लेकिन उसके पेशाब के अंदर वही प्रोटीनोयूरिया आ रहा है, उसके वही सिम्टम आ रहे हैं। तो स्टीरॉयड देने से भी फ़र्क ना पड़े, उसको रेजिस्ट करे, ठीक है। मतलब स्टीरॉयड को कोई असर ही नहीं हो रहा, यूँ लग रहा है हमें, तो ये स्टीरॉयड रेजिस्टेंस है, सिंपल सी बात है। फिर हमारे पास आता है जी रिलैप्स। क्या होता है, व्हाट इज़ रिलैप्स? मतलब बीमारी का दोबारा आ जाना, डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ प्रोटीन पॉजिटिव यूरिन। इन पेशेंट के अंदर अगर दोबारा है हमारे पास प्रोटीन पॉजिटिव यूरिन आना शुरू कर दे, एटलीस्ट 3 कंसेक्टिव एग्जामिनेशन ऑन 3 सेपरेट डे। आज हमने किया, कल करेंगे, परसों करेंगे, 3 एग्जेक्टिव डेज का अगर करेंगे और वहाँ तीनों मरतबा हमारे पास एग्जामिनेशन में पॉजिटिव आ गया प्रोटीन यूरिया, ठीक है। किस पेशेंट में, जिसके हमने पहली दफ़ा जब उसको इन्फेक्शन हुआ था तो हमने 7 दिन की जो है ना वो ट्रीटमेंट दी थी, उसके बाद ठीक हो गया था। लेकिन अब वो जब छोड़ी है तो फिर उसके बाद दोबारा उसको यही हो गया, तो रिलैप्स होना शुरू हो चुके हैं इसके, ठीक है। फिर हमारे पास होता है नॉन रिलैप्सर। मतलब इसके अंदर अब रिस्पोंडर हु हैज़ नॉट रिलैप्स्ड, जिसको अब हमने ट्रीटमेंट दे दी, उसने दोबारा बीमारी को गेन नहीं किया, मतलब अच्छा बच्चा। तो ये हमारे पास होगा नॉन रिस्पोंडर हो गया ये हमारे पास, ठीक है, जिसने नो रिलैप्स इसके अंदर होगा, ठीक है। फिर हमारे पास हो जाता है जी इनफ्रीक्वेंट रिलैप्सर और फ्रीक्वेंट रिलैप्सर। क्या होते हैं, एक हमारे पास होता है इनफ्रीक्वेंट रिलैप्सर और एक हमारे पास होता है फ्रीक्वेंट रिलैप्सर। इनफ्रीक्वेंट हु हैज़ लेस देन 2 रिलैप्सेस इन 6 माह के में, मतलब अगर 6 माह के अंदर उसको 2 या इससे कम जो है ना, लेस देन 2 रिलैप्सेस होते हैं, मतलब कभी कभार बीमार हो गया, ठीक है, कोई नहीं होता। लेकिन उसी 6 माह में वो 2 मरतबा से ज़ायद मरतबा हमारे पास बीमार हुआ है, ठीक है, उसको वही प्रोटीनोयूरिया आ गया है, ठीक है, या फिर 1 साल के अंदर वो साल बाद आया और उसको 4 एपिसोड से ज़ायद मरतबा वो बीमार हुआ है, तो मतलब वही है ना, डबल कर लो, 6 माह का डबल साल है तो 2 की जगह फिर हमें 4 करना पड़ेगा। तो साल में 4 दफ़ा से ज़ायद अस्पताल दाखिल हुआ है या वो 6 माह में 2 दफ़ा हुआ है दाखिल,
तो इसका मतलब है कि वो फ्रीक्वेंट है, बार बार अस्पताल आ रहा है, फ्रीक्वेंट रिलैप्सिंग हो रही है, उसके अंदर बीमारी बार बार उसके अंदर आ रही है। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपके साथ शेयर करना था। नेक्स्ट हम यूटीआई करेंगे, ठीक है। ये नेफ्रोटिक वाला इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लेना है। बस हमने यूटीआई करना है और वेसिकुलो यूरेटर रिफ्लेक्स एक इंपॉर्टेंट है, वो मैंने बता के चैप्टर एंड इंशाल्लाह। थैंक यू।